इंटरेक्टिव स्टेशन की ऑस्पीज देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला इंटरेक्टिव स्टेशन जो है वो ये है कि 14 ईयर्स ओल्ड बॉय है एंड ही इज़ डायग्नोज्ड एंड ही इज़ ट्रीटेड एडिक्वेटली फॉर एक्यूट रूमेटिक फीवर, ठीक है। यानी ही इज़ अ केस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर, ठीक है। डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड केस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर, ठीक है। उसके फादर परेशान हैं कि उसकी जो डिज़ीज़ है उसकी क्या नेचर है, ठीक है। तो आप किस तरह से काउंसल करेंगे? सो पहला क्वेश्चन है कि किस तरह से इनिशियल एपिसोड को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट के स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस को अर्ली स्टेजेस में ट्रीट कर लें, उसका अर्ली ट्रीटमेंट कर लें, तो ऑटोमेटिकली आप जो इनिशियल एपिसोड है रोमेटिक फ़ीवर का उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई चांसेस हैं रिकरेंस के? सो रिकरेंस जो है रोमेटिक फ़ीवर का ये सबसे कॉमन होता है उन पेशेंट्स में जिनको कार्डाइटिस होता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग देयर इनिशियल एपिसोड और बच्चों में 20% जो कि होते हैं उनके अंदर सेकेंड एपिसोड विद इन 5 ईयर्स जो है वो देखा जाता है कि विद इन 5 ईयर्स उनको सेकेंड एपिसोड भी हो जाता है। मतलब रिकरेंस के चांसेस बच्चों में ज़्यादा होते हैं विद इन 5 ईयर्स जो बच्चे होते हैं। और आफ्टर 5 ईयर्स जो बच्चे होते हैं और जो ओवर 25 ईयर्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें रिकरेंस जो है वो अनकॉमन होता है फॉलोइंग द फर्स्ट एपिसोड, ठीक है। सो ये थे रिकरेंस के बारे में। देन यू वुड टेल द पेशेंट हाउ वुड यू काउंसल अबाउट अचीविंग द सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है रोमेटिक फीवर की दैट डिपेंड्स ऑन वेदर कार्डाइटिस हैज़ अकर्ड और नॉट, ठीक है। तो अगर तो कोई एविडेंस नहीं है कार्डाइटिस का, ठीक है, तो प्रिवेंटिव थेरेपी कैन बी स्टॉप्ड एट द एज ऑफ 21, ठीक है। लेकिन इफ़ कार्डाइटिस हैज़ अकर्ड पर कोई रेजिडुअल वेल्वुलर डिजीज़ नहीं है पेशेंट को, ठीक है, तो फिर आप स्टॉप करेंगे प्रिवेंटिव थेरेपी को एट 10 ईयर्स ऑफ एज आफ्टर द एपिसोड, ठीक है। और अगर कार्डाइटिस हुआ है लेकिन रेजिडुअल वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट भी है, ठीक है, तो फिर आप जो थेरेपी है प्रिवेंटिव थेरेपी है उसको कंटिन्यू करेंगे फॉर 10 ईयर्स आफ्टर द लास्ट एपिसोड, या फिर इवन अनटिल 40 ईयर्स ऑफ एज भी आपको कंटिन्यू करनी पड़ सकती है इफ़ द पेशेंट इज़ इन अ सिचुएशन इन विच री एक्सपोजर इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो बेंजीथीन पेनिसिलिन जी जो है बेंजीथीन पेनिसिलिन जी उसके 1.2 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली हर 4 वीक्स जो है वो दिए जाते हैं। या अगर पेनिसिलिन एलर्जिक है पेशेंट, ठीक है, तो फिर आप एरिथ्रोमाइसिन देंगे 250 mg ऑरली ट्वाइस डेली, ठीक है। सो इस तरह से आप इस 14 ईयर्स ओल्ड बॉय के फादर को काउंसल करेंगे अबाउट द डिज़ीज़ कि किस तरह से आप इनिशियल एपिसोड को प्रिवेंट करेंगे, फिर क्या इसके रिकरेंस के चांसेस हैं और किस तरह से सेकेंडरी प्रिवेंशन को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट इंटरेक्टिव स्टेशन है कि एक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव यंग मैन है, ठीक है, और वो डिसाइड करता है टू मैरी, ठीक है। नाउ ही हैज़ अ रेलेवेंट कंसर्न ऑफ पॉसिबल ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़, ठीक है। सो हाउ कैन यू हेल्प एंड एडवाइज़ हिम, ठीक है। सो आप कहेंगे कि पेशेंट को कहेंगे कि पहले सबसे पहले तो वो अपना जो पर्सनल स्टेटस है उसको डिटर्मिन करे रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिजीज़, और वो किस तरह से अपना पर्सनल स्टेटस जो है रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ डिजीज़ जो है उसको डिटर्मिन करेगा बाय डिटरमाइनिंग द हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन एंड हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़ एंड इसके अलावा बाय डूइंग द पीसीआर फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए, ठीक है। ये सारे टेस्ट उसको करवाने हैं अपने, ठीक है। देन डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स जो है वो ट्रीटमेंट लेगा, ठीक है, और वो लेम्बुडीन एडिफोवेयर या एटिकावेयर या इंटरफेरॉन जो है उसको दी जाएगी बिफोर मैरिज, ठीक है। फुल कोर्स जो है वैक्सीनेशन का ऑफ हिज स्पाउस विद अवेलेबल वैक्सीन्स लाइक एनर्जिक्स जो है वो दी जाएगी पेशेंट के स्पाउस को, ठीक है। पूरी वैक्सीनेशन उसकी होनी चाहिए उसके स्पाउस की, ठीक है। एंड दिस इज़ डन आफ्टर डिटर्मिनिंग द स्टेटस ऑफ हिज स्पाउस, ठीक है।
देन सेफ सेक्स इज़ रिकमेंडेड टिल द प्रोटेक्शन इज़ अचीव्ड, ठीक है। सो all this is how you would counsel a hepatitis B surface antigen positive young man before he gets married, ठीक है। then interactive station number 3 is, sorry for fumbling, interactive station number 3 is कि 25 years old man presented to psychiatry department, ठीक है। और क्या उसकी कंप्लेंट है कि ही हैज़ सडन ऑनसेट ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर, ठीक है। एंड ऑल्सो ही कंप्लेन्स ऑफ लिसनिंग वॉइसेस विच आर ऑर्डर्ड, विच बेसिकली ही लिसन सच वॉइसेस जिसमें उसको ऑर्डर किया जा रहा है टू अब्यूज़ एंड अटैक हिज पेरेंट्स, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ही कंप्लेन्स ऑफ, मतलब ये उसको एक सडन ऑनसेट होता है ऐसे बिहेवियर का जिसमें उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं कि वो अपने पेरेंट्स को गालियाँ दे और उनके ऊपर सडन अटैक करे। सो ये कंप्लेंट है इस 25 ईयर्स ओल्ड मैन की जो कि प्रेजेंट किया है इन साइकियाट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? सो दिस इज़ अ केस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एंड इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि it may be due to any drug abuse like cocaine, heroin, cannabis या churs. And what is the drug of choice in such a case? तो आप रिस्पेरिडोन देंगे और साथ में दूसरी एंटीसाइकोटिक्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेक्टिव स्टेशन नंबर 4 है आपके पास के 45 ईयर्स ओल्ड ओबीस मैन है एंड उसको रिसेंटली डायग्नोज हुआ है टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। और अब जो है ही हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन अ वेट रिड्यूसिंग डाइट, ठीक है। मतलब उसको सजेस्ट किया गया है कि आप अपना वेट लूज़ करें, ठीक है, और वेट रिड्यूसिंग डाइट कंटिन्यू करें और कुछ ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी लें साथ, ठीक है। अब वो वरिड इस बात पे है कि जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है रिलेटेड टू डायबिटीज़, ठीक है, रिलेटेड टू डायबिटीज़ जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं जो उसने कहीं पढ़ ली हैं एंड दैट हैज़ मेड हिम टू मच वरिड, जिसकी वजह से वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आया है टू इंक्वायर अबाउट देम, ठीक है। सो यू हैव टू बेसिकली डिस्कस द लॉन्ग टर्म chronic complications which can occur in future because of uncontrolled blood sugar levels and how they can be treated, ठीक है। तो ये आपने पेशेंट को बताने हैं। सो आप बताएंगे पेशेंट को कि मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं उसमें सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़ या स्ट्रोक हो सकता है, इसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है, या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ या इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन एम्पुटेशन वगैरह करनी पड़ सकती है, ठीक है। इन सिवियर केसेस एम्पुटेशन भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं उसमें रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी होती है, ठीक है। देन आपने बताना है कि कौन सी डिफरेंट ग्रुप्स हैं ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की जो वो ले सकता है। तो उसमें आपके पास सल्फोनाइल यूरियाज हैं, बिग्वेनाइड्स हैं, मेग्लिटेनाइड्स हैं, थायोजोलिडाइनिडायोन्स हैं एंड ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। देन इंटरैक्टिव स्टेशन नंबर 5 जो आपके पास है दैट इज़ 25 ईयर्स ओल्ड ओबीस मेल है जो स्मोकर भी है और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में वो प्रेजेंट किया है विद द हिस्ट्री ऑफ हेडेक एंड सक्सेसिव ब्लड प्रेशर रीडिंग्स ऑफ 160/100, मतलब बहुत हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर जो है ना उसने रिकॉर्ड किया है अपना कंसेक्टिवली, ठीक है, एट मल्टीपल ओकेजन्स, ठीक है। और हेडेक भी उसको रह रहा है काफ़ी टाइम से। सो एंड ऑल्सो ही इज़ अ स्मोकर, ठीक है, और है भी वो यंग मेल, ठीक है, लेकिन ओबीस है और 25 ईयर्स ओल्ड है। सो हाउ विल यू प्रोसीड विद द पेशेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशंस? तो आप जो इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट आप फाइंड आउट करेंगे उसके थ्रू आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ को रूल आउट कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड है फॉर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसके अलावा बन लेवल्स आप चेक कर लेंगे, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, इसके अलावा सीरम क्रेटिनिन फॉर एनी रीनल पैथोलॉजी, यूरिन मेटानेफ्रीन्स जो है यूरिनरी मेटानेफ्रीन्स फॉर फियोक्रोमोसाइटोमास वो आप देख लेंगे, ठीक है। देन आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स देख सकते हैं फॉर कॉन सिंड्रोम, ठीक है। जो टेस्ट आप करेंगे टू लुक फॉर टारगेट ऑर्गन डैमेज एंड टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स, उसमें ईसीजी आ जाता है, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल आ जाएगा, यूरिन एनालिसिस फॉर ब्लड एंड प्रोटीन, इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल्स आप देख लेंगे, ठीक है। अब मैनेज किस तरह से आप फिर करेंगे पेशेंट को कि आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एडवाइस करेंगे जिसमें वेट रिडक्शन होगी,
स्मोकिंग को उसको स्टॉप करना पड़ेगा, डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होगी, एक्सरसाइज होगी, ठीक है। एंड आप डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के, स्पेशली जो एस इनहिबिटर्स हैं और ARBs हैं, वो इस पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि वो जो बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है उसको एक्सक्लूड कर सके बिफोर स्टार्टिंग द। अच्छा हाँ, आपने उसको ये एस इनहिबिटर्स और ARBs के बारे में उसको मतलब बताना है, लेकिन उससे पहले आपने ये लाजमी इंश्योर करना है दैट ही इज़ नॉट अ पेशेंट ऑफ बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है, ताकि उसी केस में फिर आप जो है उसको एस इनहिबिटर स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो इंटरैक्टिव स्टेशन है दैट इज़ कि 18 ईयर्स ओल्ड फीमेल है एंड शी इज़ एडमिटेड इन एमरजेंसी विद 3 months हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, ठीक है, और वो प्रेजेंट करती है एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ, वॉमिटिंग के साथ। एग्जामिनेशन पे वो अनवेल अपेयर करती है एंड डिहाइड्रेटेड है विद रैपिड फीबल पल्स, और बीपी भी उसका कम है, 90/60 है, हाइपर वेंटिलेटिंग है, ब्लड शुगर उसका बहुत ज़्यादा रेस्ड है, 385 mg/dl तक उसका ब्लड शुगर रेस्ड है। सो आपने आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को, ठीक है। सो क्योंकि आपको पता है ब्लड शुगर इसका बहुत रेस्ड है और वो मतलब डिहाइड्रेटेड भी है, फीबल पल्स है, शॉक वाली स्टेट में जा रही है, हाइपर वेंटिलेटिंग है, ठीक है, एंड एक्यूट एब्डोमिनल पेन भी है, वॉमिटिंग भी है, वेट लॉस भी चल रहा है, ठीक है, सब कुछ है। सो इट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो आप करेंगे, आप उसके ABGs चेक करेंगे टू रूल आउट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। देन आप इसके अलावा उसकी यूरिन देखेंगे फॉर कीटोन बॉडीज़, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी देख लेंगे, ठीक है। देन आप इसको किस तरह से मैनेज करेंगे इन एमरजेंसी, तो आप रिहाइड्रेशन कराएंगे विद IV फ्लूइड्स, स्पेशली 0.9% नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, 4 to 6 लीटर्स देंगे इन फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक। उसके अलावा रेगुलर इंसुलिन देंगे आप वाया इन्फ्यूजन, एंड आप उसकी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को अकॉर्डिंगली करेक्ट करेंगे। उसका एसिडोसिस आप करेक्ट करेंगे इफ़ pH इज़ बिलो 7.1, और बाइकार्बोनेट अगर उसका लेस देन 10 है तो फिर भी आप उसका एसिडोसिस जो है ऑब्वियसली, अगर pH कम है, बाइकार्बोनेट्स कम है, तो उसको एसिडोसिस और उसके एसिडोसिस को आपने करेक्ट करना है। इसके अलावा आपने उसको IV एंटीबायोटिक्स देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरैक्टिव स्टेशन है कि योर पेशेंट इज़ बीइंग डिस्चार्ज्ड होम ऑन वारफेरिन फॉर DVT, ठीक है, मतलब वो DVT डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की पेशेंट है और उसको वारफेरिन दिया जा रहा है, और पेशेंट जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही है रिगार्डिंग हर ड्रग, ठीक है। सो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ दिस मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड। सो बेसिकली वारफेरिन जो है इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग या ग्रोइंग लार्जर इन योर ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, मतलब ये ब्लड क्लॉट्स को तोड़ता है, ठीक है, उसको बनने नहीं देता ब्लड में या ब्लड वेसल्स में, ठीक है, और लार्जर जितने भी ब्लड क्लॉट्स उनको स्मॉलर मतलब उसको डिस्पर्स करता है, आप कह सकते हो उसको तोड़ता है, ठीक है। और ये प्रिस्क्राइब किया जाता है उन लोगों को जिनको सर्टेन टाइप्स ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, या जो लोग प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स के पेशेंट्स होते हैं, लाइक रिप्लेसमेंट या मैकेनिकल जिनके हार्ट वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है, या वो लोग जो किसी हार्ट अटैक को सफ़र कर चुके हैं उनको वारफेरिन दी जा सकती है, ठीक है। सो वारफेरिन इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट टू प्रिवेंट वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, मतलब अगर स्वेलिंग है और ब्लड क्लॉट्स हैं वेन में, तो वीनस थ्रोम्बोसिस को भी जो है वो ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप दे सकते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, जिस पर लंग में ब्लड क्लॉट हो सकता है, तो उस केस में भी दे सकते हैं। इसके अलावा it is basically an class of medications called anticoagulants, ठीक है। So basically warfarin is an anticoagulant यानी blood thinner, ठीक है। It works by decreasing the clotting ability of the blood, ठीक है। So as it is a blood thinner, तो ये blood clotting की ability को कम करता है, ये आपने पेशेंट को बताना है, इसलिए हम आपको ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। So are there any special precautions that should be followed by the patient? So you have to tell the patient that she should take warfarin around the same time every day, ठीक है। उसको कहना है आपने कि वो ज़्यादा या कम जो है उसकी डोज को ना ले, या वो उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना ले,
ठीक है, देन द अमाउंट दैट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब टू हर, ठीक है, उसको जितनी अमाउंट या जितनी डोज उसको कही गई है सिर्फ वो उतनी ही ले, ना उससे ज़्यादा ले ना उससे कम दे, ठीक है। अगर वो ज़्यादा डोज ले लेगी तो फिर उसको लाजमी डॉक्टर के पास जो है उसको कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इफ़ शी हैज़ टेकन एनी एक्सेसिव डोज ऑफ वारफेरिन, ठीक है। एंड शी शुड टेल द डॉक्टर about any complication if she is facing. And also the patient has to tell in such a case that what sort of prescribed or non-prescribed medications जो है she is taking, and she should not start or stop any medication without asking her doctor, ठीक है। If she is having any kind of invasive procedure or surgery, so in that case also she must tell the doctor that that basically she is taking warfarin in that duration or not, ठीक है। Especially to monitor the dose of warfarin, uh, she has to get her tests done at regular intervals, and she has to keep a log of it, ठीक है। So it is very important to know these precautions about warfarin, ठीक है। तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। देन स्पेशल जो डाइटरी इंस्ट्रक्शंस हैं दैट शी शुड फॉलो, तो उसको आपने कहना है कि वो एक नॉर्मल डाइट को फॉलो करे, ठीक है, नॉर्मल डाइट प्लान फॉलो करे, एंड देन हेल्दी डाइट ले विद सेम अमाउंट ऑफ फूड्स दैट कंटेन विटामिन के, और वो डॉक्टर को बताए बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस इन हर डाइट। उसको ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए, सर्टेन वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन या कैनोला ऑयल्स नहीं यूज़ करना चाहिए दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन के, ठीक है। एंड शी शुड ऑल्सो अवॉइड जूसेस या प्रोडक्ट्स दैट कंटेन क्रैनबेरीज, ठीक है। इसके अलावा व्हाट साइड इफ़ेक्ट्स कैन बी ड्यू टू दिस मेडिकेशन, सो वारफेरिन मे कॉज ब्लीडिंग या ब्रूजिंग, ठीक है। If these symptoms are severe or they don't go away, then she should immediately come to her doctor, तो ये आपने उसको बताना है। Then there's the next station that is 25 years old lady है, और first episode जो उसको टॉनिक क्लॉनिक फिट का हुआ है with tongue bite and urinary incontinence, और उसके बाद उसके जो फादर है बहुत ज़्यादा एंक्शस और वर्ड हो गए हैं, और वो उसको ले आए हैं और काउंसिल करना चाह रहे हैं, और काउंसलिंग बेसिकली काउंसलिंग के लिए, अपनी काउंसलिंग के लिए आए हैं अबाउट द इलनेस ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, इन रिलेशन टू हर हिज डॉटर्स प्रॉब्लम, या इन रिलेशन टू बेसिकली दीज फिट्स, ठीक है। उसके लिए वो थोड़ी सी मालूमात जानने के लिए वो आपके पास आए हैं। तो आप सबसे पहले तो उसको डायग्नोसिस जो है अबाउट द डायग्नोसिस वो उसके फादर को बताएंगे, ठीक है। सो यूल टेल दैट दिस इज़ अ केस ऑफ एपिलेप्सी। फिर कौन सी इन्वेस्टिगेशन उनको करानी चाहिए, उनको ईईजी करवानी चाहिए, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, इसके अलावा सीटी एमआरआई ब्रेन विद कंट्रास्ट करवाना चाहिए। देन यू वुड टेल हिम दैट general measures that should be opted, that is that avoid the situations that could be dangerous and life threatening if further seizures occur, like driving should be avoided, swimming should be avoided, climbing on hills should be avoided, ठीक है। तो आपने ये सारा उस गर्ल के फादर को बताना है, ठीक है। देन व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टार्टिंग ड्रग थेरेपी, वो भी आपने बतानी है, ठीक है। एपिलेप्सी जो है इट कैन नॉट बी क्योर्ड विद मेडिकेशन, आप बताएंगे जो है मतलब उस गर्ल के फादर को, उस लेडी के फादर को आप बताएंगे कि इट कैन नॉट बी क्योर्ड विद मेडिकेशन, हाउएवर देयर आर वेरियस मेडिसिन दैट कैन प्रिवेंट सीयर्स, ठीक है, and they work by stabilizing the electrical activity of the brain, ठीक है। So you need to take medications every day to prevent seizures, and seizures are well controlled by medications in about 4 out of 5 cases, ठीक है। So मतलब मोस्टली medications के थ्रू seizures कंट्रोल हो जाते हैं, झटके पड़ना या जो दौरे पड़ना है वो दवाइयाँ लेने से कंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए दवाइयाँ आपने नहीं छोड़नी, और आपने उसके फादर को बताना है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डॉटर टेक्स द मेडिकेशंस रेगुलरली, क्योंकि 4 out of 5 केसेस जो हैं दे आर वेल कंट्रोल्ड विद मेडिकेशंस। नेक्स्ट इंटरेक्टिव स्टेशन है दैट इज़ कि 19 ईयर्स ओल्ड बॉय है, और वो प्रेजेंट करता है प्रोग्रेसिव जनरलाइज्ड मसल रिजिडिटी के साथ, कैटाटोनिक
पोस्चरिंग के साथ और हाई ग्रेड फीवर के साथ, जो कि उसको डेवलप हुआ है 2 days अगो, ठीक है। और वो अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स लेके आया उससे पता चला है कि वो फ्लूफेनाजीन और हेलोपेरिडोल ले रहा था फॉर पास्ट 2 months ऑन अकाउंट ऑफ पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। सो क्या डायग्नोसिस आपका बनता है कि मतलब उसका प्रोग्रेसिव जनरलाइज मसल रिजिडिटी भी है, कैटाटोनिक पोस्चरिंग है, हाई ग्रेड फीवर है उसको, ठीक है, पास्ट 2 days, और वो ये ड्रग्स भी ले रहा है जो कि शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए ले रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली न्यूरोलेप्टिक malignant syndrome. The diagnosis is neuroleptic malignant syndrome, and it is relatively rare and potentially fatal idiosyncratic reaction to the treatment with antipsychotic drugs. Basically ये जो antipsychotic drugs वो ले रहा था ना, फ्लूफेनाजीन और हेलोपेरिडोल, उसका एक रिएक्शन होता है, ठीक है, इन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का, और रिलेटिवली रेयर होता है लेकिन बहुत फैटल रिएक्शन होता है। अगर देखा जाए किसी पेशेंट में तो काफ़ी फैटल होता है। तो दैट इज़ वाई दिस पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जो इन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से हो रही है, ठीक है। देन व्हाट अदर सिम्टम्स या साइंस वुड यू लुक फॉर टू कंफर्म द डायग्नोसिस। तो बाकी जो क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं या देखे जा सकते हैं पेशेंट में, दैट आर hyperthermia, not hyperemia, hyperthermia, muscular rigidity, then autonomic instability, and there are some associative features जिसमें involuntary movements हैं, कैटाटोनिक पोस्चरिंग है, ऑल्टर्ड फ्लक्चुएटिंग लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि क्या फैक्टर्स हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट that would help you to predict the likelihood of the manifestation of this state. So basically the risk या vulnerability factors given in the history include that the patient is of young age, ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा वो कंकरेंट लिथियम एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है, या वो उसका एक्सपोजर है टू अ वाइड रेंज ऑफ डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकिंग या डोपामीन डिप्लीटिंग एजेंट्स. सो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स that can predict us about the state of neuroleptic malignant syndrome, ठीक है. Then what clinical findings and laboratory investigations would confirm the diagnosis. तो इसमें हमारे पास जो डायग्नोसिस है दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड्स. इसके अलावा CSF और CT स्कैन जो हैं वो इसमें नॉर्मल होते हैं, या EEG शोज़ नॉन स्पेसिफिक स्लो वेव्स, ठीक है, और जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है और क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज है वो एलिवेटेड होता है, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास इंटरेक्टिव स्टेशन जिसमें 18 years ओल्ड फीमेल है एंड इज़ एडमिटेड इन एमरजेंसी फॉर 2 days. हिस्ट्री है उसकी एब्डोमिनल पेन की और वॉमिटिंग की, ठीक है. एग्जामिनेशन जब किया गया तो वो डिहाइड्रेटेड थी विद रैपिड एंड फीवल पल्स, और BP भी उसका कम था, 90/60 mm ऑफ मर्करी था, और जो उसके ब्लड शुगर लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा थे, 485 mg/dl थे, ठीक है. सो लाइकली डायग्नोसिस इज़ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. जो टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे इसमें वो ABGs, यूरिन फॉर कीटोन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. मैनेज आप किस तरह से करेंगे, वही जो पहले जिस तरह से आपने भी केस एक और इंटरेक्टिव स्टेशन था उसमें आपने किया था कि डिहाइड्रेशन करेंगे विद IV फ्लूइड्स, स्पेसिफिकली 0.9% नॉर्मल सेलाइन देंगे आप उसको 4 to 6 लीटर्स इन फर्स्ट 24 आवर्स. इसके अलावा रेगुलर इंसुलिन देंगे वाया इन्फ्यूजन, ठीक है, और उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स अकॉर्डिंगली करेक्ट करेंगे. आप उसके एसिडोसिस को करेक्ट करेंगे अगर pH जो है वो 7.1 से कम है, या उसका बायोकार्बोनेट जो है वो <10 है. इसके अलावा आप IV एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास लास्ट इंटरेक्टिव स्टेशन जिसमें 50 years ओल्ड आपके पास पेशेंट है एंड इज़ डायग्नोज्ड विद chronic liver disease, and basically this chronic liver disease has developed after her hepatitis C, after she was basically diagnosed with hepatitis C. तो hepatitis C के बाद उसको ये chronic liver disease हुई है, ठीक है. अब वो emergency में आई है इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड मैसिव हेमाटोमेसिस हो रहा है उसको, ठीक है. सो किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे टू मैनेज दिस पेशेंट. आप उसकी IV लाइन मेंटेन करेंगे, NG ट्यूब पास करेंगे, IV प्लाज्मा एक्सपेंडर्स देंगे या फ्लूइड्स देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देंगे, IV टेरलिप्रेसिन देंगे, IV ऑक्ट्रियोटाइड इन्फ्यूजन देंगे, IV ओमेप्राजोल देंगे, एमरजेंसी एंडोस्कोपी कर लेंगे विद बैंड लाइगेशन. इसके अलावा इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी देंगे, ठीक है, और सेंगस्टेक एंड ट्यूब
इफ़ एंडोस्कोपी इज़ अनसक्सेसफुल तो आप वो देंगे, या अगर एंडोस्कोपी अवेलेबल नहीं है तो सेंसटिक एंड ट्यूब जो है वो दे देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेडिसिन्स ऑस्पी। यहाँ पे आपके अनऑब्जर्व्ड प्लस इंटरैक्टिव स्टेशन सारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रॉम अंकाज पीडीएफ, ठीक है। सो होप आपको समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।